अब हम पढ़ेंगे रेडियोएक्टिव पदार्थों का क्षय। रेडियोएक्टिव पदार्थों का क्षय 3 प्रकार से हो सकता है, एल्फा क्षय, बीटा क्षय एवं गामा क्षय। सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं एल्फा क्षय। क्या होता है एल्फा क्षय? सबसे पहले ये देखिए एल्फा कण क्या है। द्विआयनिक हीलियम परमाणु या हीलियम के नाभिक को एल्फा कण कहते हैं। द्विआयनिक हीलियम परमाणु या हीलियम के नाभिक को एल्फा कण कहते हैं, जिसको संकेत रूप में 2He4 से व्यक्त करते हैं। परमाणु क्रमांक Z का मान 2 है। एल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या 2 होती है। द्रव्यमान संख्या A का मान 4 है। यानी परमाणु में एल्फा कण में कुल कणों की संख्या 4 है। न्यूट्रॉन्स की संख्या A-Z, जिसका मान 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी 2 न्यूट्रॉन है। एल्फा कण में 2 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी कुल नाभिकीय कणों की संख्या 4 होती है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। एल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना, क्योंकि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, तो 4 गुना 1.67 गुणा 10⁻27 kg। यदि इसको एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करना चाहे तो एल्फा कण का द्रव्यमान या हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान 4.0026 AMU होता है। एल्फा कण का आवेश, चूंकि एल्फा कण में 2 प्रोटॉन है, इसलिए एल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगुना, यानी एल्फा कण का आवेश धनात्मक होता है एवं प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है। एक धनावेशित कण है एल्फा कण, और इस पर आवेश का मान 2 गुना 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है। किसी तत्व या पदार्थ के नाभिकों का विघटन एल्फा कणों के उत्सर्जन से होता है, तो यह है एल्फा क्षय कहलाता है। यदि किसी रेडियोएक्टिव तत्व या पदार्थ के नाभिकों का विघटन या क्षय एल्फा कणों के उत्सर्जन से होता है, तो यह प्रक्रिया एल्फा क्षय कहलाती है। इसको एल्फा क्षय कहते हैं। इसको संकेत रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। एक नाभिक है XZA, जिसका परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या A है। एल्फा क्षय होता है और एक नाभिक बनता है YZ-2 A-4। उसका परमाणु क्रमांक है इसमें 2 की कमी। जब एल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाएगी, प्लस एल्फा कण। यानी ये X जो यहाँ है वो मूल नाभिक या पितृ नाभिक कहलाता है, और क्षय के बाद प्राप्त होने वाला जो नाभिक है Y, इसको विघटनज नाभिक या पुत्री नाभिक कहते हैं, जिसके परमाणु क्रमांक में मूल नाभिक के सापेक्ष 2 की कमी आ जाएगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है, प्लस एल्फा कण का उत्सर्जन हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें अपन रेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 88 है, द्रव्यमान संख्या 226 है। यदि इससे एल्फा क्षय होता है, एल्फा कण का उत्सर्जन होता है, यानी रेडियम नाभिक का क्षय एल्फा कण के उत्सर्जन से होता है, तो रेडॉन बनता है, जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है, द्रव्यमान संख्या 222 होती है। यानी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी। मूल नाभिक का परमाणु क्रमांक 88 था, विघटनज नाभिक जो बनने वाला नाभिक है एल्फा क्षय के बाद, उसका परमाणु क्रमांक 86 है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है, और यह एल्फा कण का उत्सर्जन हो जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ या तत्व के नाभिकों का विघटन एल्फा कणों के उत्सर्जन से होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में बनने वाला जो नाभिक है या बनने वाला जो परमाणु है, उसका मूल नाभिक या पितृ नाभिक के सापेक्ष उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है। अर्थात बनने वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान मूल तत्व के सापेक्ष 2 स्तंभ या 2 वर्ग पीछे होता है। यानी बनने वाला तत्व है मूल तत्व के सापेक्ष आवर्त सारणी में 2 स्तंभ या 2 वर्ग पीछे खिसक जाता है, तो ये है एल्फा क्षय। अब एल्फा क्षय का कारण क्या है?
कैसे होता है अल्फा क्षय? देखिए अल्फा क्षय उन सभी रेडियोएक्टिव तत्व या पदार्थों के नाभिकों में होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या A का मान 210 से अधिक होता है, क्योंकि इन भारी नाभिकों का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण इनमें प्रोटॉन्स के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण ये भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। और जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो अल्फा कण के उत्सर्जन के कारण इनका आकार छोटा हो जाता है और आकार में या इनकी द्रव्यमान संख्या में कमी आने के कारण इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। ये कारण है अल्फा कणों के उत्सर्जन का। अब समझेंगे अपन अल्फा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या। देखिए अल्फा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या करने में चिरसम्मत यांत्रिकी असफल हो गई। चिरसम्मत यांत्रिकी से अल्फा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या नहीं की जा सकी, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर अल्फा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या की गई। क्या कहती है चिरसम्मत यांत्रिकी? किसी नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अनुसार नाभिक के अंदर न्यूक्लियोनों के मध्य परबल नाभिकीय आकर्षण बल प्रभावी होता है, जबकि नाभिक की सीमा के बाहर इन्हीं नाभिकीय कणों यानी प्रोटॉन के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है। यानी नाभिक की सीमा के अंदर न्यूक्लियोनों के मध्य परबल नाभिकीय आकर्षण बल प्रभावी होता है, जबकि नाभिक की सीमा के बाहर जाते ही उन्हीं न्यूक्लियोनों के मध्य यानी प्रोटॉन के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार नाभिक की सीमा पर इन दो बलों के प्रभाव के कारण, दोनों बलों के प्रभाव से एक विभव रोधी का एक पोटेंशियल बैरियर उत्पन्न हो जाता है, और उस पोटेंशियल बैरियर की जो ऊंचाई है उसका मान जो है वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। जबकि अल्फा क्षय में अल्फा कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही प्रेक्षित हुई है। तो 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम ऊर्जा का ये अल्फा कण इस 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंचाई के पोटेंशियल बैरियर को, विभव रोधिका को पार करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए चिरसम्मत यांत्रिकी अल्फा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या करने में असफल रही, जबकि अल्फा कणों की गति का क्वांटम यांत्रिकी से विश्लेषण किया जाए, अल्फा कणों की गति का क्वांटम यांत्रिकी से विश्लेषण किया जाए तो अल्फा कणों की विभव रोधिका को पार करने की प्रायिकता सदैव 0 से अधिक प्राप्त होती है। यदि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अल्फा कणों की गति का विश्लेषण किया जाए तो अल्फा कणों की विभव रोधिका को पार करने की जो प्रायिकता प्राप्त होती है वो सदैव 0 से अधिक प्राप्त होती है। इसका मतलब क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अल्फा कणों का इस विभव रोधिका को पार करके अल्फा कणों का उत्सर्जन संभव है। प्रायिकता 0 से अधिक प्राप्त होने का मतलब अल्फा कणों का विभव रोधिका को पार कर उत्सर्जन संभव है। इसे रोधिका प्रवेश या सुरंग प्रभाव कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अल्फा कणों का इस विभव रोधिका को पार करना संभव है, क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अल्फा कणों की गति का जब विश्लेषण किया जाता है तो अल्फा कणों के उत्सर्जन की प्रायिकता सदैव 0 से अधिक प्राप्त होती है, जो कि ये सिद्ध करती है कि ये अल्फा कण इस विभव रोधिका को पार कर अल्फा कणों का उत्सर्जन किसी नाभिक से संभव है। इसको रोधिका प्रवेश या सुरंग प्रभाव कहते हैं। तो यह है अल्फा क्षय तथा अल्फा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या। अल्फा कणों की ऊर्जा, प्रास एवं गुण।
नंबर 1, अल्फा कणों में गैसों को आयनित करने की एक विशिष्ट क्षमता पाई जाती है, अर्थात तुलनात्मक रूप से अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, अर्थात गामा किरणों व बीटा कणों की तुलना में अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सर्वाधिक होती है। यदि गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता को इकाई मान लें तो उसकी तुलना में बीटा कणों की आयनीकरण क्षमता 100 मान सकते हैं तथा अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता को 10,000 मान सकते हैं। यानी अल्फा कणों में गैसों को आयनित करने की विशेष क्षमता पाई जाती है। अल्फा कणों में प्रतिदीप्ति चमक उत्पन्न करने का भी विशेष गुण पाया जाता है। जब अल्फा कण ZnS लेपित पर्दे पर जाकर टकराते हैं तो प्रतिदीप्ति या चमक उत्पन्न करते हैं और इसी गुण के आधार पर अल्फा कणों का संसूचन किया जाता है। तीसरा, अल्फा कणों में वेदन क्षमता भी होती है। अल्फा कण कागज या एल्यूमिनियम की पतली पन्नी लगभग 0.004 सेंटीमीटर मोटी पन्नी को या वायु में कुछ सेंटीमीटर दूरी तक संचरित हो सकते हैं, अर्थात अल्फा कणों में वेदन क्षमता भी पाई जाती है। यदि तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो अल्फा कणों की वेदन क्षमता गामा किरणों व बीटा कणों की तुलना में कम होती है, लेकिन अल्फा कणों में कुछ वेदन क्षमता भी पाई जाती है। अल्फा कण कागज में कुछ सेंटीमीटर की दूरी तक संचरित हो सकते हैं, एल्यूमिनियम की पन्नी में यानी 0.004 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की पन्नी को पार कर सकते हैं तथा वायु में भी कुछ सेंटीमीटर दूरी तक संचरित हो सकते हैं। 4, जब अल्फा कण किसी वायु से होकर संचरित होते हैं तो उन वायु के कणों को या गैसीय कणों से टकराकर उन्हें आयनित कर देते हैं तथा उस वायु या गैस में प्रति सेंटीमीटर लंबाई में उत्पन्न आयनों की संख्या, यदि उसको अपन स्मॉल n से व्यक्त करें तो वो दूरी के साथ लगभग नियत बनी रहती है। जब तक अल्फा कण उस गैस से होकर संचरित होते हैं तो नियत दर से आयनीकरण करते हैं, यानी उस गैस के कणों से टकराकर उन गैसीय कणों को आयनित कर देते हैं तथा प्रति सेंटीमीटर लंबाई में उत्पन्न आयनों की संख्या दूरी के साथ लगभग नियत रहती है तथा एक निश्चित दूरी पर यह संख्या एकाएक अचानक घटकर 0 तक ह्रासित हो जाती है, लगभग 0 हो जाती है। यानी अल्फा कण जब किसी गैस से होकर संचरित होते हैं तो उस गैस का आयनीकरण नियत दर से करते हुए आगे बढ़ते हैं तथा नष्ट होने से पहले जितनी दूरी तय कर लेते हैं वो अल्फा कणों की प्रास कहलाती है। अर्थात अल्फा कणों द्वारा किसी गैस को आयनित कर नष्ट होने से पूर्व तय की गई दूरी नष्ट होने से पहले जितनी दूरी तय कर लेते हैं वो अल्फा कणों की प्रास कहलाती है और इसको कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। गाइगर नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रायोगिक विश्लेषणों के आधार पर अल्फा कणों की प्रास और अल्फा कणों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जिससे वो उत्सर्जित हुए उसमें यह संबंध स्थापित किया। गाइगर के अनुसार अल्फा कणों की प्रास उनकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 3/2 घात के समानुपाती होती है, अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू E की पावर 3/2। इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए इसमें नियतांक का मान आता है 0.318। यानी अल्फा कणों की प्रास क्या होती है? प्रास जब अल्फा कण किसी गैस को आयनित करते हुए आगे बढ़ते हैं तो नष्ट होने से पहले जितनी दूरी तय कर लेंगे, यानी पर्याप्त प्रबलता के साथ जितनी दूरी तय कर लेते हैं वो अल्फा कणों की प्रास कहलाती है। और गाइगर के अनुसार अल्फा कणों की प्रास 0.318 गुणा E की पावर 3/2 होती है, जहां E अल्फा कणों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। यानी अल्फा कणों की प्रास उनकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 3/2 घात के समानुपाती होती है। ये प्रास 2 तथ्यों पर निर्भर करती है। ये प्रास अल्फा कणों की प्रास अल्फा कणों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तथा गैस की प्रकृति 2 तथ्यों पर निर्भर करती है।
गाइगर तथा नटल नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रायोगिक विश्लेषणों के आधार पर यह सत्यापित किया या इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक लेम्डा जितना अधिक होता है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कणों का वेग, गतिज ऊर्जा एवं उनकी प्रास उतनी ही अधिक होती है। गाइगर तथा नटल नाम के वैज्ञानिकों ने अपने प्रायोगिक विश्लेषणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक लेम्डा जितना अधिक होता है, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कणों का वेग, उनकी गतिज ऊर्जा या उनकी प्रास उतनी ही अधिक होती है तथा क्षयांक लेम्डा व प्रास आर या क्षयांक लेम्डा एवं अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा ई में यह संबंध स्थापित किया। गाइगर व नटल के अनुसार log लेम्डा बराबर a प्लस बी इंटू log आर या log लेम्डा बराबर a प्लस बी डैश इंटू log ई, ये क्षयांक लेम्डा व प्रास आर में संबंध है। ये क्षयांक लेम्डा व अल्फा कणों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई में संबंध है। यहां a, b और b डैश नियतांक है। ये जो रिलेशन है इनको गाइगर नटल के नियम कहते हैं। ये गाइगर नटल के समीकरण या गाइगर नटल के नियम कहलाते हैं। क्योंकि अपन ये जानते हैं कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल T हाफ का मान होता है 0.693 अपॉन लेम्डा, यानी अर्धायुकाल क्षयांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक लेम्डा जितना अधिक होगा, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्धायुकाल उतना ही कम होगा। यानी लेम्डा अधिक होने पर T हाफ का मान कम होगा। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि लेम्डा का मान या कम अर्धायुकाल, लेम्डा का मान अधिक होने पर अर्धायुकाल कम होगा और लेम्डा का मान अधिक होने पर आर व ई का मान यानी प्रास का मान, अल्फा कणों की प्रास या अल्फा कणों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होता है। इसका मतलब कम अर्धायुकाल वाले रेडियोएक्टिव पदार्थों से अधिक प्रास के अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, जबकि अधिक अर्धायुकाल वाले रेडियोएक्टिव पदार्थों से कम प्रास के अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। यानी अल्फा कणों का अर्धायुकाल जितना कम होगा, ऐसे रेडियोएक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों की प्रास या उनकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद है अल्फा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम। अल्फा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त रेखीय ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है। अल्फा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त परमाणु की भांति विविक्त रेखीय ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है और इससे ये स्पष्ट होता है, ये प्रदर्शित करता है ये ऊर्जा स्पेक्ट्रम कि नाभिक में भी परमाणु की भांति विविक्त ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, जिनमें नाभिकीय कण न्यूक्लियॉन विद्यमान रहते हैं। परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, जबकि नाभिक के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में नाभिकीय कण न्यूक्लियॉन विद्यमान रहते हैं। इतना अंतर है दोनों में। इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, जबकि नाभिक में विविक्त नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में नाभिकीय कणों की जो ऊर्जा है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। एक ही तत्व से उत्सर्जित सभी अल्फा कणों की ऊर्जा समान नहीं होती है। एक ही तत्व से उत्सर्जित सभी अल्फा कणों की ऊर्जा समान नहीं होती है। ये अल्फा कण विभिन्न ऊर्जा समूह में उत्सर्जित होते हैं। एक ही तत्व से उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा समान नहीं होती है, ये विभिन्न ऊर्जा समूह में उत्सर्जित होते हैं। ये है अल्फा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की विशेषता। तो अल्फा कणों की ऊर्जा, प्रास एवं उनके गुण तथा अल्फा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की विशेषता। अल्फा क्षय में विघटन ऊर्जा या Q1। जब अल्फा क्षय होता है यानी
मूल नाभिक या जिसको पित्र नाभिक कहते हैं XZA मूल नाभिक है, जिसको पित्र नाभिक भी कहते हैं, अल्फा क्षय होता है। तो जो नाभिक प्राप्त होता है अल्फा क्षय के बाद यानी अल्फा कण उत्सर्जन के बाद उसको विघटनज नाभिक या पुत्री नाभिक कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक Z-2 और द्रव्यमान संख्या होगी A-4, यानी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है और अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। नाभिक के क्षय या विघटन प्रक्रम में क्षय उत्पादों का कुल द्रव्यमान यानी विघटनज नाभिक और अल्फा कण ये क्षय उत्पाद है, इनका कुल द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। यानी अल्फा क्षय में या किसी भी नाभिकीय क्षय में उत्पाद जो नाभिक है विघटन के बाद बनने वाले नाभिक या उत्पाद जो है उनका कुल द्रव्यमान क्षय उत्पादों का कुल द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में यह है कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस ऊर्जा को अल्फा क्षय में विघटन ऊर्जा या क्यू मान कहते हैं। ये जो ऊर्जा है ये विघटन ऊर्जा या क्यू मान, इसको कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं, इसलिए इसको विघटन ऊर्जा या क्यू मान भी कहते हैं। पुनः देखें, नाभिक के क्षय में या इस विघटन प्रक्रिया में क्षय उत्पादों का, जैसे अल्फा क्षय में पुत्री नाभिक यानी विघटन नाभिक और एक अल्फा कण ये क्षय उत्पाद है, इनका कुल द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में यह कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस ऊर्जा को विघटन ऊर्जा या क्यू मान कहते हैं। यदि अल्फा क्षय में मूल नाभिक के द्रव्यमान को mx, विघटनज नाभिक के द्रव्यमान को my और अल्फा कण के द्रव्यमान को m अल्फा मान लें तो द्रव्यमान क्षति होगी mx माइनस my माइनस m अल्फा, यानी मूल नाभिक के द्रव्यमान में से क्षय उत्पादों अर्थात विघटन नाभिक और अल्फा कण के द्रव्यमान को माइनस कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगी द्रव्यमान क्षति। तो यहाँ द्रव्यमान क्षति आएगी mx माइनस my माइनस m अल्फा। यहाँ mx मूल नाभिक का द्रव्यमान है, my विघटनज नाभिक का द्रव्यमान है, m अल्फा अल्फा कण का उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण का द्रव्यमान है। अब यदि ये द्रव्यमान क्षति किलोग्राम मात्रक में कैलकुलेट की है तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ये द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, जिसको अपन नाभिकीय विघटन ऊर्जा कहते हैं। यानी विघटन ऊर्जा Q का मान आएगा डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर या सी प्रकाश की चाल। यदि द्रव्यमान क्षति AMU एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट की है तो अपन ये जानते हैं एक AMU द्रव्यमान लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। इसलिए इस विघटन ऊर्जा का मान होगा डेल्टा m गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बशर्ते कि डेल्टा m का मान AMU एटॉमिक मास यूनिट मात्रक में हो। तो AMU मात्रक में है डेल्टा m, तो विघटन ऊर्जा Q का मान डेल्टा m गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नाभिकीय विघटन में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत दोनों की अनुपालना होती है। ये सार्वत्रिक नियम है, इन दोनों की अनुपालना होती है। तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत से विघटन के पश्चात क्षय उत्पादों का कुल रेखीय संवेग विघटन के पूर्व मूल नाभिक के रेखीय संवेग के तुल्य होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार विघटन के पश्चात जो क्षय उत्पाद है यानी विघटनज नाभिक और अल्फा कण उनके का कुल रेखीय संवेग विघटन के पहले मूल नाभिक के रेखीय संवेग के बराबर होना चाहिए। यदि
क्षय उत्पाद यानी विघटन नाभिक वाई और अल्फा कण, विघटन नाभिक वाई का रेखीय संवेग वेक्टर पी वाई और अल्फा कण का रेखीय संवेग है उसको वेक्टर पी अल्फा से व्यक्त करें तो विघटन के पश्चात क्षय उत्पादों का कुल रेखीय संवेग होगा वेक्टर पी वाई प्लस वेक्टर पी अल्फा। क्योंकि विघटन के पहले मूल नाभिक स्थिर था इसलिए उसका रेखीय संवेग शून्य था, तो ये इन दोनों का सदिश योग किसके इक्वल होगा, शून्य के इक्वल होगा। विघटन के पूर्व मूल नाभिक का रेखीय संवेग जो कि शून्य था इसलिए वेक्टर पी वाई प्लस वेक्टर पी अल्फा बराबर 0। यहाँ वेक्टर पी वाई विघटन नाभिक वाई का रेखीय संवेग है और वेक्टर पी अल्फा अल्फा कण का रेखीय संवेग है। यदि इसको दूसरी साइड ले जाए तो वेक्टर पी वाई बराबर माइनस वेक्टर पी अल्फा, अर्थात विघटन के पश्चात विघटन नाभिक और अल्फा कण दोनों का रेखीय संवेग परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होगा। यदि अल्फा कण वेक्टर पी अल्फा रेखीय संवेग से आगे गति करेगा तो विघटन नाभिक उतने ही रेखीय संवेग से पीछे की ओर गति करेगा। यानी विघटन के पश्चात विघटनज नाभिक वाई और अल्फा कण दोनों के रेखीय संवेग का परिमाण समान और दिशा परस्पर विपरीत होती है। यदि अपन केवल परिमाण की बात करें तो विघटन के पश्चात रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार विघटन के पश्चात विघटनज नाभिक वाई और अल्फा कण दोनों के रेखीय संवेग का परिमाण समान होगा। क्योंकि जो ये विघटन ऊर्जा Q है वो विघटनज नाभिक वाई व अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। जो भी ये ऊर्जा उत्पन्न होती है विघटन ऊर्जा वो विघटनज नाभिक वाई और अल्फा कण इन दोनों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। अर्थात इन ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार विघटनज नाभिक वाई और अल्फा कण की गतिज ऊर्जाओं का योग इस विघटन ऊर्जा Q के तुल्य होना चाहिए। यानी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा और विघटनज नाभिक वाई की गतिज ऊर्जाओं का योग विघटन ऊर्जा Q के तुल्य होना चाहिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। यानी काइनेटिक एनर्जी अल्फा कण, काइनेटिक एनर्जी वाई यानी विघटनज नाभिक, इन दोनों का योग Q के तुल्य होगा। क्योंकि अपन ये सिद्ध कर चुके हैं कि पी वाई का मान पी अल्फा के तुल्य है। यानी विघटन के पश्चात विघटनज नाभिक वाई और अल्फा कण का रेखीय संवेग का परिमाण समान होगा, लेकिन किसी भी कण का रेखीय संवेग P बराबर होगा √2mE। m उस कण का द्रव्यमान है, E उस कण की गतिज ऊर्जा है। यानी रेखीय संवेग को गतिज ऊर्जा के पद में व्यक्त किया जा सकता है। तो विघटनज नाभिक वाई का रेखीय संवेग को गतिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त करें तो होगा √2my × KEy। यहाँ my वाई कण का या विघटन नाभिक का द्रव्यमान है और KEy विघटन नाभिक वाई की गतिज ऊर्जा है। इसी प्रकार P अल्फा की जगह लिख सकते हैं √2m अल्फा × KE अल्फा। यानी m अल्फा अल्फा कण का द्रव्यमान और KE अल्फा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है। यानी रेखीय संवेग को गतिज ऊर्जा के पदों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यदि बराबर के दोनों तरफ वर्ग कर दें यानी अंडर रूट हटा दें और 2 भी कैंसिल कर दें तो ये शेष बचेगा my × KEy बराबर m अल्फा × KE अल्फा। इससे KEy का मान विघटनज नाभिक वाई की गतिज ऊर्जा आ गई m अल्फा बटा my बराबर KE × अल्फा। और ये मान यदि अपन यहाँ पुट कर दें तो KE अल्फा × 1 प्लस m अल्फा बटा my बराबर Q। अब यदि अपन एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान स्मॉल m मान लें तो विघटनज नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या a-4 है, जबकि अल्फा कण में न्यूक्लियनों की संख्या 4 है। तो विघटनज नाभिक के द्रव्यमान को a-4 × स्मॉल m लिख सकते हैं और अल्फा कण के द्रव्यमान को m अल्फा बराबर 4 × m लिख सकते हैं। यदि एक न्यूक्लियन के द्रव्यमान को स्मॉल m से व्यक्त करें तो विघटनज नाभिक वाई
में न्यूक्लियनों की संख्या a-4 है, जबकि अल्फा कण में 4 है, तो वाई का द्रव्यमान, वाई नाभिक का द्रव्यमान a-4 इंटू स्मॉल m और अल्फा कण का द्रव्यमान 4 इंटू स्मॉल m लिख सकते हैं। और ये मान इस समीकरण में रखकर इसको हल करें तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा आती है a-4 बटा a इंटू क्यू, और ये मान यदि इसमें पुट कर दें तो विघटनज नाभिक y की गतिज ऊर्जा आती है 4 बटा a इंटू क्यू, यानी अल्फा कण इस गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होंगे। अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा और विघटन ऊर्जा Q या Q मान में ये संबंध होता है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होती है a-4 बटा a इंटू क्यू, या a मूल नाभिक जिससे अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है उसकी द्रव्यमान संख्या है, उसकी में न्यूक्लियनों की संख्या है, और Q विघटन ऊर्जा है, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा a-4 बटा a इंटू क्यू होगा। क्योंकि अल्फा कणों का जो उत्सर्जन है वो द्रव्यमान संख्या 210 से ज्यादा हो ऐसे भारी नाभिकों से अल्फा कणों का क्षय होता है। यदि a का मान 210 से बड़ा है तो ये राशि जो a-4 बटा a, इसका मान लगभग 1 के बराबर होगा। इसका मतलब कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा लगभग Q के बराबर ही होती है, यानी Q से बहुत आंशिक रूप से ही कम होती है, और वो कम हुई ऊर्जा किसको मिलती है? विघटनज नाभिक को, वाई नाभिक, यानी वाई नाभिक की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान बहुत कम होता है। अधिकांश ऊर्जा किसको प्राप्त होती है? अल्फा कण को। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा a-4 बटा a इंटू क्यू होती है। तो ये है आपका अल्फा क्षय में विघटन ऊर्जा Q का मान तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा और विघटनज नाभिक की गतिज ऊर्जा। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा जो कि इतनी होगी और विघटनज नाभिक की गतिज ऊर्जा जो कि 4 बटा a इंटू क्यू होगी।